हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। और ये चैप्टर जो है वो क्लास 11th का चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 11th का चैप्टर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चे कि जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है वो सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 12th में जो चैप्टर हैं उनका कहीं ना कहीं इन बायोमोलिक्यूल्स से रिलेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 12th का एक चैप्टर पढ़ो, बायोमोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहाँ पर आप डीएनए के बारे में पढ़ते हो, आरएनए के बारे में पढ़ते हो, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हो, बहुत डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हो। तो अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर क्लियर होंगे ना बच्चे, तो आपको क्लास 12th के बहुत सारे चैप्टर्स बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में क्लास 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार नीट में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स आ जाएं। और साथ में साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल को अगर आप पढ़ोगे बच्चे तो बायोमोलिक्यूल्स का मेन जो पर्पज है ना, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलो देखो, अगर हम अपने अर्थ की बात करें, किसकी बात करें, अर्थ की बात करें, या सिंपली कह दें कि हमारा जो बायोस्फीयर है ना बच्चे, बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर पर बहुत डाइवर्स टाइप के क्या प्रेजेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो इस बायोस्फीयर पर क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट अ वाइड डाइवर्स टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाइड डाइवर्स टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चे, अब देखो अर्थ, या आप इसे और एक्यूरेट टर्म से समझो कि हमारा जो बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर पर बहुत डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट हैं, या सेम टाइप के एनिमल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, या सेम टाइप के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं क्या। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है बच्चे, यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, in all type of living organisms में same type of chemical present है या नहीं। केमिकल कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, या कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको उस सेंस में समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चे अर्थ या बायोस्फीयर पर बहुत डाइवर्स टाइप के क्या प्रेजेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। डाइवर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है, मीन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, वेरिएशंस हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। अगर आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करो तो प्लांट्स में भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन किए गए हैं। एनिमल के बारे में पढ़ो तो एनिमल का पूरा क्लासिफिकेशन किंगडम, अभी हम इनको सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे बच्चे, 1 बाय 1 करके। माइक्रोब्स के बारे में देखो तो बहुत डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि बच्चे क्या मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या सेम टाइप के केमिकल्स या एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या एनालाइज किया, इसको कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाए तो हाउ टू एनालाइज, इसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे, कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके। तो इसका आंसर है बच्चे कि हम इसको केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे।
by performing a chemical एनालिसिस। ये बात समझ में आ रही है? अब ये केमिकल एनालिसिस कैसे होती है? तो केमिकल एनालिसिस इस तरीके से होती है बच्चे कि आप किसी लिविंग टिश्यू को कंसीडर करो, ठीक है। वो लिविंग टिश्यू आपका प्लांट लीफ भी हो सकता है या फिर किसी एनिमल टिश्यू का कोई एक छोटा सा पीस हो सकता है। लाइक अगर हमने बात किया कि हमने स्किन ले लिया या फिर हमने लीवर को एक सेक्शन पीस ऑफ कट करके हमने उसको क्या किया, एनालाइज किया। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या एनालिसिस करना है कि उस लिविंग टिश्यू के अंदर केमिकल कंपोजिशंस क्या क्या प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि अगर हम किसी कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन हमने किया दो चीजों में, ठीक है। तो हमने कंपैरिजन एक तो किया, हमने क्या किया, कंपेयर बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया बच्चे, हमने कंपैरिजन किया किसके किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हमने कंपैरिजन किया। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिविंग और नॉन लिविंग की, तो अगर हमने बात किया बच्चे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और साथ में हमने बात किया नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें तो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपका कोई प्लांट टिश्यू हो सकता है, ठीक है। सपोज हमने एग्जांपल के तौर पे प्लांट टिश्यू का अगर एग्जांपल हमें लेना है तो हम लीफ को कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है बच्चे। दूसरा हमने बात किया कि हम कोई एनिमल का टिश्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, हमने एनिमल टिश्यू ले सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो किसी हम माइक्रोबियल टिश्यू को भी लेकर के इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं या इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं बच्चे, कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सपोज आपने सॉइल ले लिया या अर्थ का एक छोटा सा पीस, क्रस्ट का एक छोटा सा पीस ले लिया। तो आपने अर्थ क्रस्ट, ठीक है, आपने क्या लिया, अर्थ क्रस्ट का एक बहुत छोटा सा पीस लिया, आप इसको कह सकते हैं कि एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब इसको अगर हमने कंपेयर किया बच्चे, तो कंपैरिजन में आपके सामने क्या बात मिली आपको कि इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो आपको यहां से एक इंफॉर्मेशन आती है बच्चे कि दोनों, चाहे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें चाहे हम नॉन लिविंग मैटर की बात करें, दोनों में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। आप कह सकते हो वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब वो एलिमेंट कौन कौन से हैं बच्चे, तो हमने एक यहाँ पर जनरली कार्बन की बात किया, हाइड्रोजन की बात किया, ऑक्सीजन की बात किया और कुछ और भी एलिमेंट हैं। तो मतलब चाहे हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इन दोनों में क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट हैं। और एलिमेंट कौन कौन से, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, साथ में O2 एटम्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, सल्फर प्रेजेंट हैं, ठीक है बच्चे। अगर हम इसी को और डिटेल में देखें तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है, देन नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, देन सल्फर भी प्रेजेंट है। तो ये सभी क्या है, एलिमेंट है। एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आपको मिला ना, तो चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों में क्या प्रेजेंट है, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? अब इसको थोड़ा सा और डिटेल वे में देखते हैं। अब दोनों में एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि बच्चे नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, लिविंग में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस आता है बच्चे यहाँ पर रिलेटिव अबंडेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंस आता है। तो रिलेटिव अबंडेंस
के रिस्पेक्ट में डिफरेंस आता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और हम क्लियर करते हैं कि बेसिकली है क्या बच्चे, कि दोनों में सेम टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पर रिलेटिव abundance of कार्बन, हाइड्रोजन का जो कंसेंट्रेशन है, या आप कह सकते हो ऑक्सीजन एटम, या आप कह सकते हो नाइट्रोजन एटम या सल्फर, इनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, नॉन लिविंग मैटर या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट। इनका जो रिलेटिव अबंडेंस है बच्चे इज हायर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म as compared to नॉन लिविंग मैटर। तो बच्चे देखो, एक चीज़ आप समझना कि चाहे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करो, तो ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दोनों में। बट अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनका प्रोपोर्शन क्या है, ज़्यादा है। इनका प्रोपोर्शन क्या है, ज़्यादा है। अगर इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिक देखें तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। तो ह्यूमन की बॉडी क्या है बच्चे, एक लिविंग है और अर्थ क्रस्ट क्या है, नॉन लिविंग है। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन दोनों के अगर नंबर की आप बात करो तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो बच्चे कि किसी लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं बट उनका रिलेटिव अबंडेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनका कंसंट्रेशन क्या है बच्चे, ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है। अब चलो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि हमने बात किया बच्चे कि अर्थ पर बहुत सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या सभी का कॉम्पोजिशन सेम है। हमने इस चीज़ को केमिकल एनालिसिस की हेल्प से देखा। अब ये केमिकल एनालिसिस होती कैसे है, ये केमिकल एनालिसिस हमने जो यहाँ पर बात किया बच्चे कि ये हाउ टू एनालाइज, ठीक है। तो केमिकल एनालिसिस में होता क्या है इस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने बात किया केमिकल एनालिसिस। अब ये केमिकल एनालिसिस होती कैसे है, तो केमिकल एनालिसिस होती ऐसे है बच्चे कि आपने किया क्या कि आपने कोई एक लिविंग टिश्यू लिया, आपने सबसे पहले क्या लिया, टेक अ लिविंग टिश्यू। अब देखो यहाँ पर लिविंग टिश्यू हमने एक प्लांट लीफ को कंसिडर किया, हमने एक क्या लिया, प्लांट के लीफ को कंसिडर किया। आप यहाँ पर कोई वेजिटेबल भी ले सकते हो, आप यहाँ पर कोई एनिमल टिश्यू भी ले सकते हो। सपोज आपने लिवर टिश्यू ले लिया, ठीक है। कोई भी आपको क्या लेना है, एक लिविंग टिश्यू लेना है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, एक प्लांट लीफ लिया। यहाँ तक चीज़ें बच्चे क्लियर है सभी को। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप दोबारा से इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना और वहाँ पर अंडरस्टैंड करना कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है बच्चे। तो अब देखो आपने एक प्लांट लीफ लिया और प्लांट लीफ लेने के बाद आपने इसको क्या किया, ग्राइंड किया। और ग्राइंड किसके साथ, अब इस आपने प्लांट लीफ को किसके साथ मिक्स कर दिया, मिक्स विथ ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। आपने एक एसिड के साथ इस प्लांट लीफ को क्या कर दिया,
मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या लिया था, प्लांट लीफ लिया था और इसको किसके साथ मिक्स कर दिया, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। अगर इसे हम केमिकल के फॉर्म में लिखें तो Cl3CCOH, Cl3CCOH, ये किसका फॉर्मूला है बच्चे, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। इसको आपने क्या किया, इसके साथ मिक्स कर दिया। बात समझ में आ रही है, एक एसिड के साथ आपने प्लांट लीफ को क्या कर दिया बच्चे, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने इसको क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया। ठीक है, ग्राइंड किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पेस्टल। बात समझ में आ रही है। अब जब आपने इस एसिड और प्लांट लीफ को ग्राइंड कर दिया पेस्टल और मोर्टार की हेल्प से, तो आपके सामने क्या जनरेट हुआ, एक थिक स्लरी जनरेट हुआ। वी ऑब्टेन अ, आपके सामने क्या जनरेट हुआ, वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो आपने इसको कैसे एनालाइज किया, हाउ टू एनालाइज, तो आपने इसको किसकी हेल्प से एनालाइज किया, केमिकल एनालिसिस की हेल्प से। अब केमिकल एनालिसिस में आपने क्या किया बच्चे, कि आपने कोई एक लिविंग टिश्यू लिया और लिविंग टिश्यू वो हमने प्लांट लीफ कंसिडर किया। आप कोई वेजिटेबल भी ले सकते हो, लीवर टिश्यू भी ले सकते हो, माइक्रोबियल टिश्यू भी ले सकते हो, और उसको एसिड ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ आपने क्या किया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद फाइनली आपने क्या किया, मोर्टार एंड पेस्टल की हेल्प से आपने इसको ग्राइंड कर दिया। आपने देखा होगा पहले के टाइम में जो मेडिसिन्स बनती थी ना, मेडिसिन जो आयुर्वेदाचार होते थे वो मेडिसिन को पीसते थे। तो मोर्टार एंड पेस्टल जो है, खलनी जैसे घर में होता है ना जिसमें अदरक कूचते हैं, वैसा ही कुछ पहले चीनी मिट्टी का और सीमेंट्स के बने होते थे, पत्थर के होते थे, ठीक है, रॉक्स के बनाए जाते थे, उसको हम बोलते हैं मोर्टार एंड पेस्टल। ठीक है बच्चे, तो आपने जब इस प्लांट लीफ को और एसिड को लेकर के ग्राइंड किया तो वहाँ से आपको एक बहुत थिक स्लरी मिला। ठीक है, अब इस स्लरी को आपने क्या किया बच्चे, तो जो ये थिक स्लरी मिली आपको, आपने इस थिक स्लरी को स्ट्रेन आउट कर दिया, मीन्स छान दिया। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, स्ट्रेन विथ कॉटन, और आप कह सकते हो चीज क्लॉथ की हेल्प से आपने क्या कर दिया, स्ट्रेन आउट कर दिया, छान दिया। तो आपके सामने यहां पर दो टाइप के फ्रैक्शंस जनरेट हुए। आपके सामने क्या जनरेट हुआ, टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। जो आपके पास थिक स्लरी थी, आपने उसको किसी कॉटन के कपड़े से या चीज क्लॉथ की हेल्प से आपने क्या कर दिया, उसको छान दिया। तो उसमें आपके सामने दो टाइप के फ्रैक्शन जनरेट हुआ। तो आप मेंशन कर सकते हो कि ऑब्टेन टू टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ऑब्टेन टू टाइप ऑफ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को आपने बोला फिल्ट्रेट, एक फ्रैक्शन को आपने क्या बोला, फिल्ट्रेट, और दूसरे फ्रैक्शन को आपने क्या बोला, पैलेट। अब फिल्ट्रेट और पैलेट क्यों बोला बच्चे, अब जब आपने कॉटन की हेल्प से, कॉटन क्लॉथ की हेल्प से इस थिक स्लरी को जब छाना आपने, जैसे आप अपने किचन्स में क्या करते हो बच्चे, कि आप चाय छानते हो ना, तो चाय जो है वो कप में आ जाती है, ठीक है, और उसी कप में जो चाय आई उसी को आप फिल्ट्रेट बोले। उसी तरीके से थिक स्लरी को जब स्ट्रेन आउट किया गया कॉटन क्लॉथ की हेल्प से, तो आपके सामने कुछ फिल्ट्रेट पड़ा और कुछ पड़ा जो कॉटन के ऊपर ही स्टिक कर गया, उसे आपने बोला क्या, पैलेट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है बच्चे। तो आपके सामने जब थिक स्लरी को स्ट्रेन आउट किया गया तो फिल्ट्रेट और पैलेट आया। फिल्ट्रेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एसिड के साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए, तो इसी को हमने बोला एसिड सॉल्युबल पूल, कॉल्ड एज फिल्ट्रेट, कॉल्ड एज एसिड
सॉल्युबल पूल। ऐसे एलिमेंट्स जो एसिड के साथ मिक्स हो गए वो कहाँ पर अवेलेबल हैं? तो फिल्ट्रेट के अंदर। और ऐसे एलिमेंट्स जो एसिड के साथ मिक्स तो हुए लेकिन उनका साइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको आपने बोला एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप अगर देखोगे बच्चे तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इन्हीं को बोलते हैं आप कॉल्ड एज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, और इसी को आपने बोलते हैं बच्चे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा था, इस वजह से ये कॉटन के ऊपर ही स्टिक कर गए, इसीलिए इसको आप क्या बोल रहे हो? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। और इसे आप क्या बोल रहे हो? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि इनका साइज छोटा है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, ठीक है, इनका साइज बड़ा है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में देखें तो बेसिकली यहाँ पर इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है बच्चे, वो मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। अब वो कितना कम होता है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका जो वेट होता है वो 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन के बीच में होता है। बात समझ में आ रही है? और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो जनरली 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। बात क्लियर है यहाँ पर? तो बेसिकली यहाँ पर आपने जो थिक स्लरी को स्ट्रेन आउट किया तो आपके सामने दो टाइप के फ्रैक्शंस जनरेट होते हैं। एक को आपने बोला फिल्ट्रेट और दूसरे को बोला पैलेट। फिल्ट्रेट को आप एसिड सॉल्युबल पूल भी बोल सकते हैं और पैलेट को आप बेसिकली एसिड इनसॉल्युबल पूल भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करें तो बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पर साइज़ के रिस्पेक्ट में और वेट के रिस्पेक्ट में बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इनको हम आगे चल के और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये अंडरस्टैंड किया कि इनका कॉम्पोजिशन डिफरेंट है और देन एसिड सॉल्युबल पूल क्या होते हैं और एसिड इनसॉल्युबल पूल क्या होते हैं। ठीक है, चलो एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल अभी तो आपने एलिमेंट्स की बात की और ये एलिमेंट्स बेसिकली आप उनके साइज़ और उनके वेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर आप इसी चीज़ को रिलेट करो कि सपोज आपने क्या किया, आपने कोई एक लिविंग टिश्यू लिया, ठीक है, अब इस लिविंग टिश्यू को आपने पूरी तरीके से क्या कर लिया? ड्राई कर लिया। ठीक है, अब जब ड्राई करोगे बच्चे तो क्या होगा कि जितना भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एवोपोरेट हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जब एवोपोरेट हो जाएगा तो पूरी तरीके से इस लिविंग टिश्यू का क्या बचा? ड्राई वेट बचा। क्या बचा? ड्राई वेट। अब ये जो ड्राई वेट है ना बच्चे, आपने इसको अब क्या करना है कि इस पूरे ड्राई वेट को आपने क्या कर दिया? बॉर्न कर दिया। ठीक है, नाउ द टिश्यू इज फुली बॉर्न। आप कह सकते हो नाउ द टिश्यू इज फुली बॉर्न। जब आपने पूरी तरीके से इसको ड्राई कर दिया, ठीक है, तो आपके सामने बचा क्या? जितने भी कार्बन, जितने भी इस लिविंग टिश्यू के अंदर कार्बन प्रेजेंट था, साथ में और भी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसके अलावा यहाँ पर हुआ क्या? ऑल द कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू गैसेस फॉर्म। मतलब आप कह सकते हो कि जितना भी इसके अंदर कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O2 के फॉर्म में क्या हो गया?
ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और बचे हुए रिमेनिंग, अगर आप देखो इसको, बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं, अब पूरी तरीके से बर्न हो गया, तो आप यहाँ पर कागज़ को जलाते हो ना बच्चे, तो कागज़ का राख बचता है, तो उसी को आप बोल सकते हो द रिमेनिंग एस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कोई मुझे बता सकता है? कंटेन ओनली इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अब इसके अंदर क्या बचा? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बचा। अब वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन कौन से बचे, तो इसका कोई एग्जांपल मुझे बताएगा? तो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो सोडियम होगा, साथ में आपका पोटेशियम होगा, साथ में आपका कैल्शियम होगा, साथ में आपका मैग्नीशियम भी होगा, ठीक है। क्लोरोफिल प्लांट लीफ में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर मैग्नीशियम भी होगा, और साथ में आपके कुछ अदर एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी हैं, बात क्लियर है? अब देखो बेसिकली अगर हम इसको एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो अगर यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक टिश्यू की बात करें तो ऑर्गेनिक टिश्यूज़ इनऑर्गेनिक एलिमेंट क्या क्या हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और साथ में कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी इनका कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझा, तो आप इसको एक बार रिवाइज करना, देखना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लर्न करने को मिली इस चैप्टर से, ठीक है। ताकि आगे के सीरीज़ में मैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग सी टॉपिक्स को लेकर के आऊँगा, और हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स को बहुत ही डिटेल में। अब देखो एक यहाँ छोटा सा अगर टॉपिक और मैं मेंशन कर दूँ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें तो हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया, कि आप बोल सकते हो केमिकल एनालिसिस किया, बट अगर हम इसी चीज़ को बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसी चीज़ को हम एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पर हमने क्लासिफाई किया, वी क्लासिफाई इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को अमाइनो एसिड, देन न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस, फैटी एसिड, और साथ में और भी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम आगे के चैप्टर्स में, आगे के वीडियोस में इनको कंप्लीट करेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, और साथ में बहुत सारे मेटाबोलाइट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चे। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि सभी का बेनिफिट हो। और मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि अपनी बुक्स को ज़रूर पढ़ो, एटलीस्ट एक बार वीडियो देखने के बाद अपनी बुक्स को ज़रूर रीड करो। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय लवली ऑडियंस। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज़ बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूँ। थैंक यू टू ऑल।